तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीफाई एग्जाम्स में और मैं राजवीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग घटना चक्र सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और घटना चक्र सीरीज में ये डे 1 होने वाला है और इस डे 1 के अंतर्गत हम लोग यूरोपियन कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का ये जो सीरीज होने वाला है वो आप लोगों को पता होगा कि घटना चक्र की जो पुस्तक आती है उसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम लोग 20 बना के हम लोग इस पूरे के पूरे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज डे 1 के सीरीज के अंतर्गत हम लोग शुरुआत हम लोग आधुनिक भारत से कर रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम लोग एंशिएंट यानी प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। और इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले यूरोपियन कंपनी का आगमन यानी जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये जो सीरीज जो होने वाली है वो आपके आगामी एग्जामिनेशन या तो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए, बीएसएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, सबऑर्डिनेट्स एग्जामिनेशंस के लिए, यानी आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे के पूरे सेशन को देखेंगे और पूरे के पूरे सेशन का हम लोग इस सेशन में हम लोग पूरे के पूरे उसके एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग पूरे के पूरे हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पे अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो याद से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार मित्र सखा संबंधी तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह यह है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। यानी आपसे पहला प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर किस वर्ष आया था। 1350 एडी में, 1498 एडी में, 1530 एडी में या 1612 एडी में। आपको इसका उत्तर करना है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आइए हम के थोड़ा सा इसको हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ये देखिए, ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है और यहाँ पे आपका कालीकट, यहाँ पे आपका कालीकट, ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया और ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वह हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। अब जरा सा समझेंगे, अब जरा सा इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या घटनाक्रम रही और कैसे क्या हुआ। वास्को डी गामा जो है वह 20 मई, कब, 20 मई 1498 को भारत पहुंचता है। ठीक है, 1498 को भारत पहुंचता है। आपसे अगर सवाल पूछे कि भारत में कहाँ पहुंचता है तो याद रखिएगा कालीकट पे। ठीक है, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पे ये सबसे पहले पहुंचता है। इसी वक्त कालीकट के जो शासक होते हैं, हिंदू शासक होते हैं जिनका नाम होता है जैमुरीन। ठीक है, जैमुरीन इनका नाम होता है और ये इनका भव्य स्वागत करते हैं, ये इनका क्या करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा और इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1498 एडी। तीन चार चीजें महत्वपूर्ण और हैं, उसको देख लीजिएगा। ये पूर्ण तिथि को देख लीजिएगा कि कब वो भारत पहुंचता है। याद रखिएगा 20 मई 1498। कहाँ पहुंचता है तो कालीकट पहुंचता है। वहां का शासक कौन था, जैमुरीन था। ठीक है, वो वहां का शासक कौन था, जैमुरीन था। एक सवाल और पूछता है कि आप लोग ने अक्सर ये चीज को सुना होगा कि भारत की खोज किसने की थी। देखिए, भारत की खोज किसी ने नहीं की थी, इसकी समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसकी समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वास्को द गामा ने किया था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो लगभग अपने साथ 170 आदमी के साथ आया था और 3 जहाज थे। ठीक है, कितने जहाज थे, 3 जहाज थे। इस 3 जहाज में जिसपे वास्को डी गामा सफर कर रहा था उसका नाम था साओ ग्रेवियल। ठीक है, साओ ग्रेवियल। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि किस रास्ते आया था तो याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से यह भारत आया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। इसको रास्ता किसने दिखाया था तो याद रखिएगा एक गुजराती व्यापारी होते हैं अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। ठीक है, या अब्दुल मुनीद, कहीं कहीं इनका नाम अलग मिलता है। तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन था। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1498 एडी। ठीक है,
1498 एडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की जो पॉलिसी है वो किसने लागू किया था। डी अल्मीडा ने, अल्बुकर्क ने, डुक्ले ने या रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए इसका सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। इसका सभी लोग क्या करेंगे, आपका इसका उत्तर करेंगे। चलिए देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, यह डी अल्मीडा के द्वारा, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की योजना इसे शुरुआत की गई थी। आपको पता होगा कि भारत आने के क्रम में अनेकों बहुत सारे देश जो थे वह भारत आए व्यापारिक अपना संबंध स्थापित करने हेतु। ठीक है, व्यापारिक संबंध स्थापित करने हेतु बहुत सारे देश जो थे भारत आए। उसी क्रम में जो सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है पुर्तगाल। वो सबसे पहला कौन सा आता है, आपका पुर्तगाल आता है। इसी पुर्तगालियों में जो सबसे पहला आते हैं वो आपके वास्को डी गामा होते हैं, जैसा कि हम लोग ने पहले क्वेश्चन पे संपूर्ण चर्चा किया था। तो संपूर्ण चर्चा करने के क्रम में मैंने आपसे एक और चीज आपसे चर्चा किया हुआ था, एक मैप बनाया हुआ था और आपने बताया था कि इधर अरबियन सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका हिंद महासागर है। ये आपका क्षेत्र कौन सा है, आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक्चुअली क्या था कि इसी रास्ते क्या होता है कि भारत में अन्य देश के लोग भी आते थे। तो क्या हुआ कि पुर्तगालियों के जो उस समय के वहां के शासक थे उन्होंने गवर्नर बना के भेजा डी अल्मीडा को कि भाई साहब जाओ वहां पर शासन व्यवस्था को देखो, व्यापार करते करते हम लोग यहाँ पर शासन व्यवस्था को भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एस्टैब्लिशमेंट करेंगे यानी वहां पर स्थापित करेंगे। इसी क्रम में क्या हुआ कि डी अल्मीडा आता है भारत, डी अल्मीडा भारत आता है और इसने इस हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन सी एक पॉलिसी लगाती है जिसका नाम होता है नीला जल योजना। नीला जल योजना, ठीक है, यानी अगर अंग्रेजी बात करें तो ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लगाया यहाँ पे आपके हिंद महासागर के क्षेत्र में, ताकि कोई भी व्यापारी अगर आए, और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर कार्टेज सिस्टम लगाया था। कौन सा सिस्टम था, कार्टेज सिस्टम था। कार्टेज एक प्रकार का समझिए कि लाइसेंस था। ठीक है, एक प्रकार का लाइसेंस था जो कि पुर्तगालियों से लेना होता था। यदि आप हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं या आपका जहाज का आवागमन है तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से इन लोगों से आपको क्या लेना होगा, कार्टेज लेना होगा। तो सबसे पहले जो लगाए थे वह डी अल्मीडा थे और आपको मैं बता दूं कि पुर्तगालियों का सर्वप्रथम गवर्नर भी था, वो कौन था, आपका डी अल्मीडा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे। चलिए सभी लोग इसका क्या करेंगे, हमें करेक्ट आंसर देंगे। सभी लोग इसका क्या करेंगे, हमें इसका करेक्ट आंसर देंगे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या कौन थे। आपको इसका उत्तर करना है, आपको इसका क्या करना है, उत्तर करना है और इसका सही उत्तर आप लोग को बताना होगा। तो देखिए मैं आपको भारत आने के क्रम में मैं आपको समझा देता हूँ। भारत आने के क्रम में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं पुर्तगाली आते हैं, जिसे हम लोग पोर्तुगीज भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डच आते हैं। ठीक है, फिर कौन आते हैं, डच आते हैं। फिर आते हैं अंग्रेज यानी जिसे हम लोग ब्रिटेन भी के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं डेनिश आते हैं और तब आते हैं फ्रांसीसी। तब आते हैं कौन, लास्ट में सबसे फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखेंगे। बीच में हम लोग स्वीडन का भी नाम सुनेंगे, बीच बीच में स्वीडन का भी हम लोग नाम सुनेंगे, लेकिन आने के क्रम में ये सबसे पहले ये आपका क्या बोलते हैं, ये क्रम रहता है। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद से आते हैं डच, उसके बाद से आते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटेन, उसके बाद आते हैं डेन, उसके बाद से आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ संबंध जो स्थापित करते हैं वो सबसे पहले कौन होते हैं, तो पुर्तगाली होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, पुर्तगाल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और इसको नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। देखिए फिर वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग स्वयं खुद ही दे दे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आपको याद होगा मैंने पहले ही शुरुआती दौर में ही आपको बताया था कि 20 मई 1498 को क्या होता है, वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1498। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। अभी हम लोगों ने काफी ज्यादा चर्चा भी किया था, ठीक है, कि पुर्तगाली उपनिवेश का सबसे पहला जो वायसराय होता है, ठीक है, वायसराय जो था वह कौन था, वह कौन था, आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है कि कौन था। क्या डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मीडा था या अल्बुकर्क था। अगर आपने थोड़ा सा अगर पूर्व में अगर इस वीडियो को अगर देखा होगा तो इसका आप लोग आराम से आंसर आप लोग इसका कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व के क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो मैंने आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ों को मैंने समझाया है, तो आपको इसका आराम से उत्तर आप कर सकते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी अल्मीडा, ठीक है, डी अल्मीडा। आपको ये भी याद रखना है कि कब बनता है, तो 1505 में, ठीक है, कब बनता है ये 1505 में बनता है। और इसी ने ही कौन सी पॉलिसी लाई थी, कौन सी पॉलिसी लाई थी भाई साहब, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन लाई थी भाई, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग नीला जल की नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। गेस्पियर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने, जमोरिन ने या डॉन अल्मेदा ने। आपको इसका उत्तर करना है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये भी पूर्व के क्वेश्चन को मैं जब एक्सप्लेनेशन आपका दे रहा था तो उसमें इसका भी चर्चा बहुत शानदार मैंने किया हुआ है। तो आपको याद होगा कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचता है तो सबसे पहले पहुंचता है कालीकट, और कालीकट के जो शासक होते हैं उसका नाम होता है जमोरिन। तो इसका क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जमोरिन। जमोरिन क्या करता है कि भारत में इनका भव्य स्वागत करता है, और वास्को डिगामा यहाँ से मसाला लेके जाता है, यहाँ से खासकर कौन सा मसाला लेके जाता है, तो काली मिर्च। कौन सा लेके जाता है भैया, तो काली मिर्च का जो होता है वो लेके जाता है, और इसे लगभग 60 गुना दाम में, याद रखिएगा 60 गुना मुनाफा में ये बेचता है। 60 गुना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 60 गुना मुनाफा पे वो जाके बेचता है। तो खैर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जमोरिन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन इसमें से आपको सही है, वास्को डिगामा के बारे में आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए जरा सा कथन पे हम लोग नजर डालते हैं और इसके बारे में हम लोग जरा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसके बारे में इसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि वास्को डिगामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन यानी समुथरी था। हाँ भाई सही है, जब वास्को डिगामा जब आता है 1498 में, जब वास्को डिगामा आता है 1498 में, तो वहाँ का शासक जो होता है कालीकट का वो कौन होता है, जमोरिन होता है। तो पहला पॉइंट तो भाई सही है। कह रहा है कि प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। नहीं, वह 1 साल तक भारत में नहीं रहा था, ठीक है, तो ये भाई गलत है। कह रहे वास्को डिगामा पुनः 1502 में भारत की यात्रा की थी। नहीं, 1501 में, ये सॉरी लिखा है इसमें कि 1501 में भारत की यात्रा की थी। नहीं, उसने 1502 में यात्रा किया था, याद रखिएगा 1502 में वापस आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल एक होगा, यानी डी इसका जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वह पुर्तगाल का नहीं है, ठीक है, आपको इसमें से उत्तर करना है कि कौन इसमें पुर्तगाल का नहीं है। चलिए इसका सभी लोग इसका उत्तर करेंगे। सबसे पहले आइए तो आगे ऑप्शन की तरफ करते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाल देश का नहीं है दुआर्टे बारबोसा, डिमांगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नूनीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो थे वो पुर्तगाली नहीं है इसमें से, ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन इसमें से पुर्तगाली नहीं है, आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है, इसका आपको उत्तर करना है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दुआर्टे बारबोसा, ये था भाई, ये पुर्तगाली था। डिमोंगो पायस ये भी था, फर्नाओ नूनीज ये भी था, पीटर मुंडी जो था, ठीक है, यह पुर्तगाली नहीं था। यह कहाँ का था, तो याद रखिएगा यह ब्रिटिश व्यापारी था। ये कौन सा था, ब्रिटिश व्यापारी था, ब्रिटिश व्यापारी था। देखिए ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जितना मैं करा रहा हूँ ये सब आपका सबका क्या है, PYQ है, ठीक है, ये सब क्या है आपका PYQ है। और यह जो पीटर मुंडी है वो 17वीं शताब्दी के आसपास ये भारत आता है, ठीक है, और एक लेखक भी था, यात्री भी था, और इसने चीन
चीन की चाय चखने वाला का उल्लेख भी किया है। वो प्रथम नागरिक, ब्रिटिश का नागरिक था जिसने चीन का चाय पिया था, ठीक है। और भारत में इसने पटना, आगरा, सूरत, ये तमाम शहरों की इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। तो ये जो पीटर मुंडी है वो कौन है, एक ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है, तो याद रखिएगा पीटर मुंडी। या कहाँ का था, ब्रिटिश व्यापारी था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, पहले तो मैंने आपसे बताया था कि 1505 डी अल्मीडा, याद रखोगा, दी अल्मीडा, इसका पूरा नाम होता है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यह प्रथम गवर्नर था वहां का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। क्या वास्को डे गामा था, अल्बुकर्क था, बार्थलोमा डियाज था, या जॉर्ज अक्सड था। आपको इसका उत्तर करना है। आपको इसका क्या करना है, उत्तर करना है। आपको इसका क्या करना है भैया, उत्तर करना है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। भारत में अगर मैं बात करूँ तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वह किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क का माना जाता है। किसने माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने 1509 से लेकर 1515 तक यह भारत में रहता है, ठीक है। 1509 से लेके 1515 तक यह भारत में रखता है। और इसने वास्तविक रूप से अगर मैं बात करूं तो इसने पुर्तगाली शक्ति का क्या किया था, भारत में नींव रखा था। जिस क्रम में मैं बात करूं तो 1510 में इसने क्या किया था कि बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं आदिल शाह, उससे गोवा जीत लिया था, गोवा जीत लिया था और गोवा जीत के पुर्तगाल में मिला लिया था, ठीक है। इसने क्या किया था कि जो भी आपके दक्षिण पश्चिमी तट पर पुर्तगाली नौसेना का मोहर लगा दिया था। यानी अगर मैं बात करूं कि ये भारत का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे जितना भी ये एरिया आप देख रहे हैं, ये तटीय मैदान है, सॉरी तटीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा क्या किया था कि नौसेना का क्या किया था, नौसेना जो पानी में जो सेना होती है उस पे अपना क्या किया था कि यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर स्थापित करवा दिया था, नौसेना को स्थापित करवाने का काम किया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि कराने में, उसके बस्तियों को बसाने में, भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर मैं बात करूं तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि भारत में यूरोपियन शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय शक्ति के प्रवेश में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भैया नहीं किया था। कब किया था, 1510 में। अभी हम चर्चा किए थे कि बीजापुर के शासक जो होते हैं आदिल शाह, उनसे क्या करता है कि अल्बुकर्क गोवा को जीत के अपने में विलय कर लेता है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था। जी भैया सही है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है, ये भी सही है। दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। भाई ये भी सही है। इसमें एक ही गलत है, वो है आपका ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब कब्जा किया था, 1510 में। किसने कब्जा किया था, अल्बुकर्क ने, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अल्बुकर्क के द्वारा क्या किया गया था, इस पे कब्जा किया गया था, ठीक है। किससे, तो बीजापुर के शासक होते हैं, बीजापुर के शासक होते हैं जिनका नाम होता है आदिल शाह, उनसे जीत के कब्जा किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण, यानी दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला, याद रखिएगा, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला, यानी दुर्ग का निर्माण कराया था। अंजीदीव में, कन्नौर में, कोच्चि में या गोवा में। चलिए सभी लोग इसका क्या करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोच्चिन में, ठीक है। कोच्चिन में, कहाँ पे, कोच्चिन में पुर्तगालियों ने क्या किया था, अपना सबसे पहला दुर्ग यानी किला का निर्माण कराया था। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डेप्थ को समझते हुए समझते हैं। इस जो दुर्ग का निर्माण कराया था वो किसने कराया था, अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा
वास्तविक संस्थापक साहब थे जिनका नाम था अल्बुकर्क। ठीक है, क्या नाम था उनका? एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइए इसको समझते हैं। तो वास्तविक जो संस्थापक जो साहब थे जिनका नाम था अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क, इनके द्वारा ही कोच्चि में पहला स्थापित किया जाता है। और कब किया जाता है अगर आपसे पूछ दे तो 1500 कब? तो 3 में कराया गया था, 1503 में कराया गया था। अब आप पूछिएगा कि सर उस वक्त तो अल्बुकर्क आपने बताया पहले कि 1505 से लेके 1515 तक ये शासन चक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख रहे हैं 1503। तो जी हाँ, उस समय अल्बुकर्क जो था वह गवर्नर नहीं था। उस समय जो अल्बुकर्क था वह गवर्नर नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अल्बुकर्क के माध्यम से ही क्या किया जाता है, कोच्चि में अपना पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला का निर्माण कराया था। और कब कराया था? 1503 में। और उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोल रहा है कि कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? यानी किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया? अंग्रेजों ने किया, फ्रांसीसियों ने किया, पुर्तगालियों ने किया या डच ने किया था? आपको इसका उत्तर करना है, आपको इसका उत्तर करना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआती दौर में ही आपको बताया हुआ था कि आने का क्रम जो सबसे पहला था वो पुर्तगालियों का था। तो सबसे पहला जो केंद्र भी स्थापित करते हैं वो कौन करते हैं? तो पुर्तगाली ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो होता है वो स्थापित करते हैं, कौन करते हैं? तो पुर्तगाली ही करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? पुर्तगाली ही करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि भारत के प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय होते हैं उन अल्मीडा साहब होते हैं। कौन होते हैं? अल्मीडा होते हैं। और इन्होंने क्या किया कि 1509 में, ठीक है, 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पे अधिकार कर लिया? दीव पर अधिकार कर लिया। और दीव पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि जो भी हिंद महासागर से व्यापार होता था, शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, नीला जल नीति के बारे में मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था। तो वहां से जितने क्या होते थे कि जहाज पास करते थे, जहाज जाते थे, उनसे वो लोग वसूली करने का काम करते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की जो स्थापना होती है वह किसने की थी? पुर्तगालियों में। और सबसे जो शुरुआत मानी जाती है वो अल्मीडा के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा मानी जाती है? अल्मीडा के द्वारा माना जाता है। और दीव पर अधिकार करने के पश्चात क्या होता है? 1509 में जब ये दीव पर अधिकार कर लेता है तो वहां से क्या करता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को सही ढंग से पूरे समुद्री यानी हिंद महासागर के क्षेत्रों में इसको सही ढंग से लगाता है। और जहाज के जो आवागमन होते हैं उस पर कर वसूल करने का वह काम करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपसे तो कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई वह थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि बंगाल में जो फैक्ट्रियां बनी थी, अभी हम लोग आगे तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भी फैक्ट्री की स्थापना। फैक्ट्री का मतलब आप लोग मत समझिएगा कि कारखाना का बात कर रहा है, कारखाना नहीं। फैक्ट्री का यह मतलब सिंपल सा हो जाता है गोडाउन समझ लीजिए। ठीक है, गोडाउन। फैक्ट्री का मतलब आप लोग के लिए समझ में आता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा, जनरेटर होगा, कल कारखाना नहीं भैया। फैक्ट्री का मतलब होता है गोडाउन जहाँ पर माल वगैरह रखा जा सके, कच्चा माल वहाँ पे खरीदे। क्या करते थे ना, ये लोग भारत के बाजारों में घूमते थे, घूमने के बाद वहां से कच्चा माल रखते थे और उस कच्चा माल को रखने के लिए कोई ना कोई एक जगह की जरूरत पड़ती है। उसी क्रम में ये लोग क्या करते थे कि फैक्ट्रियों की स्थापना करते थे। तो वहां पर देखेंगे जब भारत आने के क्रम में बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी जो थे वो भारत आते हैं, जिसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। लेकिन उनमें से आपसे यह पूछ रहा है कि बंगाल में निम्नलिखित में से फैक्ट्रियां कौन सी थी जो कि क्या थी? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, आपसे यह पूछ रहा है कि बंगाल की वह कौन सा फैक्ट्री है जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपके पुर्तगालियों के द्वारा। क्या बांदेल का, चिंसूरा का, हुगली का या श्रीरामपुरा का? ठीक है, श्रीरामपुर या श्रीरामपुरा उसको भी हम लोग कहते हैं। आपको बताना है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो थी वो कौन सी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हुगली। ठीक है, हुगली वाला जो था वह जो पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में जो स्थापित की गई थी। ठीक है, हुगली का जो आपका फैक्ट्री था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अब देखिए, अब जरा सा इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर होते हैं जिनका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम होता है? नीनो डी कुन्हा।
देखिए थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब अजीब मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। नीनो दी कुन्हा, इन्होंने क्या किया कि मद्रास के निकट में मद्रास का जो क्षेत्र था उसके निकट में सेंथोमी था और बंगाल में हुगली, ये जो थे यहाँ पे इन्होंने पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया ताकि क्या किया जा सके, भारत में पूर्वी समुद्र तट से क्या किया जा सके कि पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया सके, यानी पुर्तगाली व्यापारी का विस्तार किया सके, बिजनेस का विस्तार किया जा सके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 1534 में बंगाल के एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है गियासुद्दीन महमूद शाह। इन्होंने क्या किया था कि सतगांव, ठीक है, सतगांव याद रखिएगा, सतगांव और आपका चटगांव, याद रखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सतगांव और चटगांव, ठीक है, चटगांव, चटगांव। थोड़ा सा राइटिंग में ये एरर मानेंगे क्योंकि इन्होंने, हम लोग जो अभी लिख रहे हैं वो टैब से लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो वहाँ के शासक होते हैं, बंगाल के शासक होते हैं गियासुद्दीन मोहम्मद, वहाँ पे सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति इन्होंने ले लिया था, ठीक है। क्या किया था, इन्होंने अनुमति ले लिया था। लेकिन क्या होता है कि 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो जाता है और उसके स्थान पर कौन कौन जगह ले लेता है, हुगली ले लेता है, ठीक है। कौन जगह ले लेता है, हुगली, ठीक है, हुगली ले लेता है। और इसी हुगली ने क्या हुआ कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हुगली के द्वारा ही, हुगली में ही क्या हुआ कि पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहला जो था वह आपका फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी पौंडीचेरी के बारे में कौन सा कथन सही है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, उसको समझते हैं। पहला कथन को अगर हम पढ़ें, कह रहा कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। अब आइए भैया, अब आप ही बताइए कि क्या कि पुर्तगालियों के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था कि नहीं किया गया था, तो भैया ये बात सत्य है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जी नहीं, दूसरी शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। तीसरा है कि अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं भाई, उन्होंने किया था। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह केवल एक होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल एक होगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो उपनिवेश पांडिचेरी में, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, बाद में डेनिश और डच यहाँ पर स्थापित होने लगे। 1673 में, याद रखिएगा, 1673 में फ्रांसीसियों का कब्जा होता है इस पे, ठीक है। फ्रांसीसियों का क्या होता है, यहाँ पे कब्जा होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और आगे चल के अंग्रेज भी क्या करते हैं, 1793 में यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। 1793 में अंग्रेज इस पे अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल एक होगा। सबसे पहला जो था वो कौन थे, पुर्तगाली ही थे जिन्होंने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, यानी हुगली जो था वो बंगाल की खाड़ी, अगर मैं आपसे बात करूं, मैप को अगर आप देखेंगे तो हुगली वाला क्षेत्र ये क्षेत्र था, ठीक है। और यहाँ से क्या होता था, हुगली वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से क्या होता था कि ये जो बे ऑफ बंगाल जो था आपका, बे ऑफ बंगाल का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लूटपाट करने का काम किसने शुरू किया था, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने, किसने किया था। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो थे वह पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था कि इस पे हुगली को बंगाल की खाड़ी में क्या करता था, ये लोग लूटपाट करने के लिए अड्डा बनाया हुआ था। किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया हुआ था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। अभी हम लोग, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा कि कौन करता था, पुर्तगाली करते थे। कौन करता था, पुर्तगाली लोग करते थे, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था।
यानी किसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी, आपको बताना है। चार्ल्स आयर, जॉब चर्नॉक, गैरोल्ड अयंगर या विलियम नॉरिस। आपको उसका उत्तर करना है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका उत्तर करेंगे कि कलकत्ता, ठीक है, कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा जॉब चर्नॉक, ठीक है। जॉब चर्नॉक के द्वारा क्या किया गया था कि कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे 3 गांव थे, सूतानाती, कालीकत्ता, कालीकत्ता और एक था गोविंदपुरा, ठीक है। एक था आपका कौन सा, गोविंदपुरा। इस तीनों को मिला के एक शहर बनाया गया था जिसका नाम था कलकत्ता। इसका नाम क्या था, कलकत्ता। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन होगा, जॉब चर्नॉक, ठीक है। जॉब चर्नॉक जो थे यह संस्थापक माने जाते हैं कलकत्ता के। नेक्स्ट कर रहा था कलकत्ता किसने बसाया, यानी कलकत्ता शहर जो है वो किसने बसाया था, अभी हम लोगों ने पढ़े। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा जॉब चर्नॉक, ठीक है, जॉब चर्नॉक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते करें कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम नगर निगम की स्थापना, याद रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। प्रथम भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको इसका उत्तर करना है। आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है। कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में। भारत के किस स्थान पर प्रथम नगर निगम को स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका मद्रास, ठीक है। वो आपका करेक्ट आंसर होगा मद्रास। याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का पहला जो नगर निगम था मद्रास था 1688 में, याद रखिएगा 1688 में, ठीक है। और इसके पूर्व में इसे हम प्रेसिडेंसी बुलाया गया था। इसे हम लोग प्रेसिडेंसी शहर के नाम से भी जानते हैं। अब आप पूछेगा कि प्रेसिडेंसी क्या होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियां यानी हेडक्वार्टर अगर कह लें तो इन्होंने बसाया था। एक था आपका मद्रास, दूसरा था आपका बॉम्बे, तीसरा था आपका कोलकाता, ठीक है। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों को अगर मैं देखूं तो ये तीनों प्रेसिडेंसियां तटीय क्षेत्र वाली थी। बॉम्बे भी था जो कि इनको आपको दहेज में इनको मिलता है और बाद में अंग्रेज इनसे भाड़े पर किराए पर ले लेते हैं। मद्रास ये भी तट में था और इधर आपका बंगाल, ठीक है। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो 1688 में याद रखिएगा प्रथम नगर निगम की स्थापना होती है, कौन से, तो मद्रास की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले तो कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। यानी संयुक्त पूंजी यानी बहुत सारे लोगों ने मिलके एक कंपनी की स्थापना की थी। संयुक्त पूंजी यानी बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ था। तो आपको बताना है कि किसने शुरू किया था, पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने। चलिए सभी लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगर मैं इसका करेक्ट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो करेक्ट आंसर है बी यानी डच। लेकिन यहां पर जरा सा एक समझने वाली बात है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात है। अगर यहां पे आपको अंग्रेज दे दिया रहता तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता वो आपका क्या हो जाता, अंग्रेज हो जाता। क्योंकि सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी बनती है और स्थापना होती है वो 1600 में होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आगे भारत में आगे चल के व्यापार के साथ साथ शासन व्यवस्था भी संभालता है। लेकिन ऑप्शन में आपका अंग्रेज का चर्चा नहीं किया गया है तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर डच है, ठीक है। क्या है आपका, डच है। तो याद रखिएगा ये डच कौन थे, तो याद रखना है कि आपका हॉलैंड, जो हॉलैंड के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को डच कहा जाता था। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। डचों के द्वारा 1602 में संयुक्त पूंजी की स्थापना की गई थी, एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहते हैं, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा। तो 1602 इसका में इन्होंने स्थापना किया था। संयुक्त पूंजी बहुत सारे लोग जो थे, जो वहाँ के जो थे हॉलैंड के लोग थे, वो लोग मिल के ही शुरू किए थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में अंग्रेज देता था तो उसका हम लोग करेक्ट आंसर किसको मारते हैं,
EIC को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि में भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं भाई, कोच्चि में भारत तक की स्वतंत्रता का नहीं था। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ भाई साहब, ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और फोर्ट विलियम जो है वो वहां पे स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक कोच्चि में पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। नहीं, वो रहा था। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी जो होगा वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आपको याद होगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके जो वर्तमान में कोच्चि जो शहर है वहीं पे फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। फोर्ट विलियम याद रखिएगा, फोर्ट विलियम एक किला है, उसका नाम है फोर्ट विलियम किला है। ठीक है, यहाँ पर आज भी है, आप जाके देख भी सकते हैं अगर आपको समय हो तो। घूमने फिरने के अगर शौकीन है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था भाई? राज की बात बताएं। सुने हैं ना गाना आप लोग? तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बात सही था भाई। हम लोग क्या थे कि राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सही बात है, हम लोग अलग अलग राज्यों में ही क्या थे, विभक्त थे। तो हम लोग के अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी नहीं, एक राष्ट्र हम लोग थे नहीं, हम लोग अलग अलग स्टेट थे। दूसरा कह रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। ये भी बात सही है भाई। उन लोग के पास, हम लोग के पास तीर कमान भाला भूली था, ये लोग के पास एकदम बढ़िया बढ़िया राइफल था, बंदूक था। सी कह रहा है कि भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो अपनी सेवा में लगा सकते थे। सही बात है, यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जो उनको पैसा दे देता था वो क्या करते थे, उनके यहाँ नौकरी में लग जाते थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तीनों इसका जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इनका सफलता का राज यही था भैया, हम लोग में राष्ट्रीय एकता की कमी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार पत्र, ठीक है, प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द इंडीज या और स्टेट कंपनी? आपको इसका उत्तर करना है कि किस कंपनी को भारत में क्या हुआ था कि अधिकार मिला था कि जाइए भैया आप भारत में क्या करें, आप अपना व्यापार करें। तो देखिए सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा कौन सी थी, लिवेंट कंपनी थी। ये भी इंग्लैंड की ही कंपनी होती है। ठीक है, लिवेंट कंपनी होती है, ये भी इंग्लैंड की ही कंपनी होती है 1592 में। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि इन्हें स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, स्थल मार्ग से व्यापार करने का प्राप्त था एकाधिकार, जाइए भैया आप स्थल मार्ग से प्राप्त कीजिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनती है, ठीक है, 1600 में बनती है, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, इन्हें सबसे पहला ये अधिकार प्राप्त होता है कि आप समुद्री मार्ग से, किससे, आप समुद्री मार्ग से आप क्या कर सकते हैं, आप जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में लिवेंट कंपनी है तो हम लोग इसको लिवेंट कंपनी पे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यहां प्रश्न थोड़ा सा घुमाता या स्थल मार्ग पूछ देता तो भी हम लोग पहला मारते हैं, समुद्री मार्ग पूछ देता तो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मारते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था, तो 1592 में हुआ था, लिवेंट कंपनी को ही प्राप्त हुआ था। ये भी इंग्लैंड की ही कंपनी थी। ठीक है, ये भी किसकी थी, इंग्लैंड की ही कंपनी थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? यानी आपको यह बताना है कि जब 1600 में, याद रखिएगा भैया, 1600 में
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, तो आपको यह बताना है कि उस समय भारत का शासक बादशाह कौन था। अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था। तो 1600 में आपको याद होगा कि भारत में मुगल का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? मुगल का शासन चल रहा था। और इसी समय शासन किसका था भैया? तो अकबर का था। इस समय शासन किसका था? अकबर का था। तो इस हिसाब से इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अकबर इज अ राइट आंसर। कि लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत का उस समय जो बादशाह होता है वह कौन होता है? अकबर होता है। ठीक है, अकबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यानी आपको यह बताना है कि वह कौन मुगल बादशाह के शासन काल में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया बाबू? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया। वही फैक्ट्री की बात कर रहा है जिसका हम लोग गोडाउन पे हम लोग चर्चा किए थे कि किसके शासन काल में ये किया गया। तो याद रखिएगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा या औरंगजेब होगा? आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना कारखाना स्थापित करती है तो उस समय जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। और इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टम, याद रखिएगा, मसूलीपट्टम में, जिसको हम लोग मछलीपट्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। आगे चलकर 1613 में इन्होंने अस्थायी रूप से, याद रखिएगा, अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं भाई साहब? तो याद रखिएगा, सूरत में। ठीक है, सूरत में। इस चीज को आपको याद रखना है। 1611 में जो हुआ था मसूलीपट्टम में, वो अस्थायी था। मैं लिख दे रहा हूं, अस्थायी था, अस्थायी था। लेकिन अस्थायी रूप से कब स्थापित करते हैं? तो 1613 में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। कौन करता है भैया? ये भी पूछ दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चलिए भैया, अभी अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को मैंने खूब बढ़िया से आपको यहाँ पर बताया, तो 1613 की चर्चा मैंने यहाँ पर किया था। अस्थायी रूप से सूरत में इन्होंने स्थापित किया था। तो इस हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आपको इसका उत्तर करना है। तो इसका सिंपल सा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ इन्होंने स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यानी स्वाली एक जगह थी, द बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं। स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था। आपको इसका उत्तर करना है। क्या विलियम हॉकिंस थे, थॉमस बेस्ट थे, थॉमस रो थे या जोसिया चाइल्ड थे? आपको इसका उत्तर करना है। आपको इसका क्या करना है? आपको उत्तर करना है कि किसने स्वाली के लड़ाई में हराया था। ठीक है, स्वाली का लड़ाई में हराया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, कहानी मैं सुनाता हूं। कहानी कुछ यूं रही कि कैप्टन हॉकिंस आते हैं मुगल दरबार में 1609 में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस साहब आते हैं, लेकिन वहां पर सूरत फैक्ट्री मतलब चाहते थे कि स्थापित हो जाए, लेकिन वहां पर अनुमति इन्हें कैप्टन हॉकिंस को नहीं मिलती है। ठीक है, 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन आते हैं और सूरत के समीप वहां पर क्या होता है? स्वाली पहुंचते हैं और वहां पर मुगल गवर्नर होते हैं, वहां पर व्यापार करने की अनुमति को सफल हो जाते हैं। अब थॉमस बेस्ट क्या करते हैं कि थॉमस बेस्ट जो होते हैं वह पुर्तगालियों के स्वाली नामक स्थान पर एक लड़ाई होता है और वहां पर पुर्तगालियों को हरा देते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों को क्या करते हैं? हरा देते हैं। और अस्थायी रूप से अगर मैं बात करूं तो 1613 में इन्होंने क्या किया कि आगे चल के अंग्रेजों ने जब यहाँ पर हरा दिया अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को, तो 1613 में सूरत में अपना क्या करते हैं? स्थापित कर लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट ने। ये बहुत हेवी बल्लेबाज थे। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे? पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में या सूरत में? देखिए क्वेश्चन सेम है, बस घुमाया गया है प्रश्न को। और हमेशा परीक्षा में क्या करता है कि यही प्रश्न आपको क्या किया जाता है कि घुमाता है। क्या करता है वो? घुमाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सूरत में, ठीक है, सूरत में इसका करेक्ट आंसर होगा। कब होता है? अभी हम लोग काफी चर्चा किए थे 1617 में। किसके भाई अप्रूवल देने पर? तो जहांगीर, ठीक है। जहांगीर उस वक्त का आपका मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल बादशाह थे। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और जहांगीर की अनुमति से ही इन्होंने क्या किया था कि सूरत में अपना स्थापना की थी, ठीक है, सूरत में अपना स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए भैया आइए, अब कैप्टन हॉकिंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आइए कैप्टन हॉकिंस को समझते हैं और इनके कथनों को आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आखिर कथन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। क्या यह सही है? दूसरा कह रहा है कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। अब आपको इसका उत्तर करना है। कमेंट बॉक्स में अगर आगे सभी आप लोग उत्तर करेंगे कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला या दूसरा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? इसका उत्तर करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा इसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, या कथन 1 सही होगा या कथन 2 सही होगा। इसका आपको उत्तर करना है। इसका आपको क्या करना है? उत्तर करना है। चलिए सभी लोग इसका उत्तर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आगे समझिए, वह 1611 में जेम्स एक के दूत के रूप में भारत आया था। जी नहीं, ठीक है, जी नहीं, वह जेम्स इंग्लैंड राजा का दूत था, कोई नो डाउट नहीं है। लेकिन वह 1611 में नहीं आया था, वह 1608 में आया था, ठीक है, 1608 में आया था। यह तुर्की का भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जी हाँ, ये सही है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2 सही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा आपका? केवल 2 सही होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यानी जो भी यूरोपियन कंपनियां, जो व्यापारिक कंपनियां आई हुई थी भारत में, इन सभी में सबसे पहला जो अपना व्यापारिक कारखाना सूरत में किसने स्थापित किया था? आपको इसका उत्तर करना है। डचों ने किया था, अंग्रेजियों ने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था या पुर्तगालियों ने किया था? इसका आपको उत्तर करना है कि किसने किया था। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था, ठीक है। किसने किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था? पुर्तगाली सॉरी अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना सूरत में कारखाना स्थापित किया था। कब किया था? 1613 में। किसके कहने पर? अनुमति देने पर? जहांगीर के, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखिएगा, ठीक है, जहांगीर के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिला? सिंपल आंसर है, क्या होगा भैया? सूरत, ठीक है। क्या होगा? सूरत। देखिए आपको मैं ये रिपीट इस वजह से लाया हूं ताकि आपको समझ में आया है कि प्रश्न एक ही है, लेकिन उसे हर एग्जाम में क्या करता है? घुमा के पूछता है। हर एक एग्जाम में क्या करता है? घुमा के पूछता है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट वाला जो था इसका प्रेसिडेंसी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह कहाँ था, ठीक है, प्रारंभिक दौर में, शुरुआती दौर में, ठीक है, शुरुआती दौर में इसका कहाँ था? तो याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी वेस्ट साइड की बात कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी, सतारा में थी, बॉम्बे में थी या पणजी में थी? तो याद रखिएगा इसका जो सबसे पहला शुरुआती प्रारंभिक दौर की अगर मैं बात करूं तो इसका कहाँ रहता है? सूरत रहता है। कहाँ रहता है प्रेसिडेंसी? सूरत रहता है। लेकिन आगे चल के कहाँ हो जाता है? बॉम्बे हो जाता है। आगे चल के क्या हो जाता है आपका? बॉम्बे हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सूरत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था?
ठीक है, डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिश से या पुर्तगालियों से। इसका आपको उत्तर करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया था क्या बॉम्बे? डचों से लिया था, फ्रांसीसियों से लिया था, डेनिश से लिया था या पुर्तगालियों से लिया था? देखिए, यहाँ पर एक कहानी आती है, यहाँ पर एक क्या आता है, कहानी आती है। कहानी कुछ यूं है कि 1662 में इंग्लैंड के सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम होता है? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, इंग्लैंड के होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इंग्लैंड के होते हैं चार्ल्स द्वितीय। ये क्या करते हैं कि पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं जिनका नाम होता है कैथरीन। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएगा, पुर्तगाल की। ये इनसे क्या करते हैं, मांग भरो सजना यानी विवाह कर लेते हैं। ये इनसे क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। अब देखिए, पूरा शासन जो व्यवस्था है वो पुर्तगालियों का चल रहा था भैया। अब क्या होता है कि पुर्तगाल के जो राजकुमारी होती हैं, इनको शादी होता है किससे? चार्ल्स द्वितीय से। और दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है बॉम्बे। ठीक है, क्या होता है, बॉम्बे मिल जाता है उपहार स्वरूप। अब ये चार्ल्स द्वितीय साहब जो थे, ये क्या करते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़ा पर बॉम्बे दे देते हैं। कितना? तो 10 पौंड वार्षिक किराया पे। ठीक है, 10 पौंड वार्षिक किराया पे, यानी साल का आपको 10 पौंड आपको देना है। ठीक है, और कब ये हैंड ओवर करते हैं? 1688 में किराया पर दे देते हैं। देखिए, बड़ा विचलित बात नहीं लगता आपको? देश हमारा, ये क्या कर रहे हैं, उठ के बम्बई एक गिफ्ट दे दे रहे हैं भैया, ले जाइए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? तो याद रखिएगा, किससे मिला था, बताइए। अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कीजिए, किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों से। तो ये कहानी अपना समझ जाइएगा ना, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ठीक है, किस वर्ष आपको क्या होता है कि अंग्रेजों का अधिकार इस पर प्राप्त होता है, स्थापित होता है? आपको इसका उत्तर करना है, आपको इसका उत्तर करना है कि किस वर्ष बताइए, इसका सभी लोग उत्तर करेंगे, सभी लोग इसका क्या करेंगे, उत्तर करेंगे कि किस वर्ष आपका प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार होता है? किस वर्ष? 1790 में, 1792 में, 1796 में या 1797 में? चलिए, इसका सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, सभी लोग इसका उत्तर करेंगे, तो याद रखिएगा कब होता है, तो 1797 में। ठीक है, 1797 में क्या होता है भैया कि प्रयागराज जो इलाहाबाद का जो किला है, इस पे क्या होता है कि इसने अंग्रेजों पर क्या होता है, इस पे कब्जा में आ जाता है। ठीक है, किसके कब्जा में आ जाता है? अंग्रेजों के पास आ जाता है। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा आता है, तो अवध के नवाब साहब जो होते हैं वही वहां से क्या होता है कि आपका जो प्रयागराज का जो किला है, अंग्रेजों का अधिकार उस पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यह कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? यानी आपको बताना है कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से बाहर निकाला था। आपको इसका उत्तर करना है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने को भारत ने औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? अयंगर को, सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन गेयर को या सर निकोलस वेट को? ठीक है, सर निकोलस वेट को आपको इसका उत्तर देना है। इसका जो आपका सबसे सिंपल सा आंसर होगा वो होगा आपका सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड। इसका कहानी कुछ यूं होता है कि बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बंदरगाहों का क्या था, डेरा डाला हुआ था। अब मलक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने लगा था ये।
अब ये बात पता चलती किसको? औरंगजेब को। जब औरंगजेब को ये बात पता चलती है तो दौड़ा दौड़ा के मारता है, ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारता है सर जॉन चाइल्ड को। और इनकी स्थिति यह हो जाती है कि इनको आके औरंगजेब के सामने माफी मांगना पड़ जाता है, ठीक है। और ये घटना कब की होती है? 1688 की घटना होती है, ठीक है, 1688 की यह घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? यानी फर्स्ट कर्नाटिक वार का कारण जो था, तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिया, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक और की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज का अधिग्रहण। यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जो कर्नाटक वार जो हुआ था, इसका मेन रीजन, तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, इसका तत्कालिक कारण क्या था, आपको इसका उत्तर करना है। तो देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो तत्कालिक कारण होता है वो होता है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो उस समय यह दौर चल रहा था कि ऑस्ट्रिया में कोई शासक नहीं मौजूद था। ऑस्ट्रिया जो था वहां पे कोई शासक मौजूद नहीं था। अब ऑस्ट्रिया को यह था कि ऑस्ट्रिया पर ब्रिटेन भी चाहता था कि हम कब्जा कर ले और फ्रांस भी चाहता था कब्जा कर ले। ये वैश्विक स्तर की बातें हैं, ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है, यहां पर तो वैश्विक स्तर पर ये लड़ ही रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन इसका प्रभाव कुछ यूं होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज का क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जिसके कारण भारत में कर्नाटक वार होता है। क्या होता है? आपका कर्नाटक वार होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रथम जो आपका कर्नाटक जो वार होता है उसका तत्कालिक कारण भले ही अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज का अधिग्रहण रहा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर कौन सा था कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि कौन बैठे, ब्रिटेन बैठे या फ्रांस बैठे, इस पे ये क्या कर रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, आपसी मतभेद हो रहे थे। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो भारत में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से प्रथम कर्नाटक का युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक का क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। और यही जो होता है वह प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? सिंपल सा है, किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य में यह लड़ा गया था, ठीक है। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। सन आपके तरफ, एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ सन दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ आपका क्या दिया है? युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ आपका सन दिया हुआ है। आपको इसका उत्तर करना है कि इसका क्या कारण रहा था, सॉरी कब कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था, आपको इसका क्या करना है? उत्तर करना है, ठीक है। कौन सा युद्ध कब हुआ था, आपको इसका उत्तर करना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक। ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर 52 तक। ऑप्शन 3 कहता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 63 तक। या पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तक। आपको इसमें का सही उत्तर करना है। आपको इसका क्या करना है? सही उत्तर करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दूसरा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वह 1750 से लेकर 52 तक नहीं, जबकि यह कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 के मध्य हुआ था, ठीक है। 49 से लेकर 54 के मध्य हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। आपको बताना है कि कौन सा अंबूर के युद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन क्या है बाबू? सही नहीं है। आपको इसका उत्तर करना है कि कौन सा अंबूर के युद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, ये जब घटना घट रही थी, ठीक है, यह घटना कब की है? तो 1749 की है, ठीक है। 1749 की घटना है। कर्नाटक में एक युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी को लेके, जो कि किस युद्ध में तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोग अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक तरफ कर्नाटक के नवाब होते हैं जिनका नाम होता है अनवरुद्दीन, ठीक है।
कौन होते हैं? अनवरुद्दीन होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी सेना जिसमें डुप्ले होते थे, चंदा साहब थे और मुजफ्फर जंग थे। ठीक है, इस युद्ध में अनवरुद्दीन हार जाता है, वो मारा जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन क्या होता है? हारा जाता है और मारा जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको याद करना है, यह घटना कब की है? 1749 की। तो ये तो होगा नहीं। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग चंदा साहब, हाँ ठीक है, मिलकर लड़ा था, सही है भैया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन के सेना का हार का सामना पड़ा, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, एक तरफ अनवरुद्दीन, दूसरी तरफ फ्रांसीसी के तरफ डुप्ले थे, साथ में आपके चंदा साहिब थे, मुजफ्फर जंग थे, ये सब कोई एक तरफ थे और एक तरफ अनवरुद्दीन है। युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि अनवरुद्दीन मारा जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन क्या होता है बाबू? मारा जाता है इस युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? यानी आपको यह बताना है कि कौन यूरोपियन व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि भू क्षेत्र यानी भूमि क्षेत्र को अपनाने के लिए, हड़पने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा, यानी भारतीयों का राजाओं का झगड़ा चल रहा था, उसमें क्या किया? भाग लेना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव ने, डुप्ले ने, अल्बुकर्क ने या वॉरेन हेस्टिंग ने? आपको इसका उत्तर करना है कि कौन था कि जो भाग लेता था। ठीक है, कौन लेता था? प्रथम यूरोपीय पूछ रहा आपसे, याद रखिएगा। आपसे ना अंग्रेज पूछा है, ना आपसे फ्रांसीसी पूछा है, ना डच पूछा है, आपसे यूरोपियन पूछा है। तो यूरोपियन के अंतर्गत सब आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डुप्ले होगा। जो डुप्ले साहब थे, ये क्या थे कि ये पहली बार वो हथकंडे का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, हथकंडे का प्रयोग कर रहे थे। ये प्रथम यूरोपीय थे और इन्होंने क्या किया था कि जितना भी भू अर्जित करने के लिए वह आपसी राजा के क्या करते थे? लड़वा उड़वा देते थे। ठीक है, लड़वाने के क्रम में क्या करते थे? भू अर्जित कर लेते थे। डुप्ले ने ही एक बड़ा अच्छा रेजिमेंट वाला दिमाग दिया था। रेजिमेंट मतलब क्या था कि क्या करता था कि एक राजा, मान चलिए एक राजा ए है और एक राजा बी है, इन दोनों में आपस में बनता नहीं है। ये ए के पास गया, कहा कि हमारे पास ये है, हथियार है, फलाना है, ढिमकाना है, हम आपको 10 गो सैनिक दे दे रहे हैं, इसका खर्चा वर्चा जो होगा सब आप देख लीजिएगा। बी के पास भी गया, ये भी क्या किया? गया, बोला कि मेरे पास हथियार है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, 10 गो आप वो रख लीजिए, इसका भी खर्चा वर्चा जो होगा वो क्या करेंगे? आप बता देंगे। ये जो रेजिमेंट जो रहता था, यह क्या करता था? ये सारा चीज, ये सारा बात किसे बताता था? डुप्ले को बताता था। ठीक है, डुप्ले को बताता था। अब ये डुप्ले इन सारी योजनाओं का क्या करता था? वह जान जाता था और जान लेने के बाद से देख लेता था कि कौन किस पे भारी पड़ेंगे और उस हिसाब से उस उधर पलटी मार लेता था। और पलटी मारने के पश्चात क्या करता था कि जो भी राजा जीतेंगे उससे क्या करता था? कह देता कि जो भी आप जीतेंगे तो उस क्षेत्र का हमको भू चाहिए। ठीक है, यानी भूमि चाहिए। तो ये शुरुआत किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ठीक है, ये शुरुआत किसने किया था? डुप्ले ने किया था। और इसी डुप्ले के उपाय पे हम देखें, ये जो रास्ता बताता है डुप्ले, इसी पर देखिएगा तो बहुत सारे अंग्रेज भी क्या करते हैं, जैसे आपको याद होगा हड़प नीति, जो विलय नीति होता है इसका, आपका लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, तो सब इन्हीं से ही क्या करते हैं, शुरुआत इसने किया था, बाद बाकी इनसे प्रेरित होकर काम करते रह गए आगे चल के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पे से कहाँ लगाया था? आपसे पूछ रहा है फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोचिन में या कासिम बाजार में? आपको इसका उत्तर करना है कि फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ लगाया गया था। तो याद रखिएगा, कहाँ लगाया गया था? तो सूरत में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? आपका सूरत में लगाया गया था। आपको याद होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा FEIC, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कब बनती है? 1664 में बनती है। जैसे आपका अंग्रेज पढ़े ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगालियों का भी था अपना कंपनी, तो वैसे ही फ्रांसीसियों का था जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनती है? 1664 में बनती है, 1664 में। लुई 14वां, ठीक है, याद रखिएगा, लुई 14वां के मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है काल्बर्ट। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? काल्बर्ट नाम होता है। और इन्हीं से अनुमति लेकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यही कंपनी भारत में आकर क्या करती है कि 1688 में, 1668 में,
याद रखिएगा 1668 में क्या करती है, अपना सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना को स्थापित करती है। ठीक है, क्या करती है, स्थापना को स्थापित करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में, लुई 13वां के शासनकाल में, लुई 15वां के शासनकाल में, लुई 16वां के शासनकाल में। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि लुई 14वां के एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है काल्बर्ट, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लुई 14वां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यानी जैसे हम लोगों ने शुरुआती पक्ष में हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे, तो वैसे ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। रिशिल को, मजारे को, कल्बर्ट को या फ्रैंको मार्टिन को। आपको इसका उत्तर करना है कि किसे वास्तविक संस्थापक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसका माना जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, काल्बर्ट। आपको याद होगा लुई 16वां के मंत्री होते हैं, इन्हीं के द्वारा ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है आपसे कि भारत में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। यानी डचों के द्वारा जो स्थापित कारखाना था वह कौन सा था, बांदेल का, चिंसूरा था, हुगली था या श्रीरामपुर था। ठीक है, आपको इसका बताना है कि डचों के द्वारा कौन सा था। ठीक है, डचों के द्वारा कौन सा था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चिंसूरा और हुगली दोनों। ठीक है, ये दोनों डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। डचों ने अपने जो पहली जो वो फैक्ट्री थी जो स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी, तो बंगाल के पिपली में। याद रखिएगा, बंगाल का एक जगह है जिसका नाम है पिपली, जिसका नाम क्या है, पिपली। अब कब स्थापित किया था, 1627 में। कब स्थापित किया गया था, 1627 में। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद ही डच पिपली से कहाँ चले जाते हैं, बालासोर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, बालासोर चले जाते हैं। अब डचों ने क्या किया कि 1635 से स्टार्ट करके 1656 तक कुछ समय तक अपना हुगली में अपना संचालन करते हैं। ठीक है, हुगली में अपना संचालन करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका चिंसूरा और हुगली दोनों इसका जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। ये चीज को याद रखिएगा, पटना में इन्होंने डचों के द्वारा जो स्थापित किया गया था वह कब किया गया था, आपको इसका उत्तर देना है। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, 1632 में। आप जो आज देख रहे हैं ना पटना विश्वविद्यालय, यह डच फैक्ट्री था। ये कौन सा था, आपका डच फैक्ट्री था। यही डच फैक्ट्री आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो डच भी बंगाल की तरफ, जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो उससे काफी समृद्ध मानते थे, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र उस वक्त छोटा क्षेत्र थोड़ी था। झारखंड, बिहार, ठीक है, बंगाल, ये तमाम क्षेत्र कौन से क्षेत्र कहलाते थे, बंगाल का क्षेत्र कहलाते थे। और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, यहाँ के समृद्ध व्यापार, मिट्टी, ये सब कृषि वगैरह, इनसे से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया कि 1632 में, ठीक है, 1632 में इन्होंने पटना डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, पटना डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में कौन सा है, पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अभी हम लोग ने पढ़ा, कौन सा था आपका, क्या हुआ, 1632। ठीक है, 1632। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। दक्कन मतलब दक्षिण के क्षेत्रों में, क्यों रहे असफल, इसके बारे में। डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोगों फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। इसका आपको उत्तर करना है, इसका आपको क्या करना है, उत्तर करना है कि दक्कन में फ्रांसीसी जो थे वो अपना स्थापत्य सही से नहीं कर पाए। ठीक है, अपना स्थापत्य नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था आपको बताना है। ठीक है, आपको इसका उत्तर करना है कि क्या रीजन रहा था जिसके चलते उन्होंने इस क्षेत्र पर, दक्कन के क्षेत्रों पे
आपका क्या किया कि स्थापित करने में असफल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपका अंग्रेज फौज की शक्तिशाली है। अंग्रेज जो थे इनकी जो नौसेना थी, यानी जो नाव पर जो करते हैं युद्ध वगैरह, नौसेना उन्हें कहा जाता है नेवी, ठीक है, नेवी, ये बहुत शक्तिशाली थी। जिसके कारण से क्या होता है कि फ्रांसीसी जो थे वो दक्कन के क्षेत्रों में क्या रहा, अपना शक्ति स्थापित करने में असक्षम रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। यानी आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में आपको यूरोप वासियों को सबसे बढ़िया सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्या बिहार से, गुजरात से, बंगाल से, मद्रास से? आपको इसका उत्तर करना है कि किस क्षेत्र से सबसे बढ़िया अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी। तो याद रखिएगा बिहार। ठीक है, बिहार का एक ऐसा क्षेत्र था जहां से अफीम, सोरा, नील, ठीक है, यह तीनों चीज बिहार से प्राप्त होती थे। किन्हें? अंग्रेजों को। यार अंग्रेज नहीं कह सकते हैं, यूरोपवासी कह सकते हैं। ठीक है, यूरोपवासी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अभी हम लोग ने पढ़ा कौन सा क्षेत्र था आपका? बिहार का जो क्षेत्र था वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में आए, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे लास्ट में जो आते हैं वो कौन से आते हैं? तो क्रम मैंने आपको बताया हुआ था, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मैंने क्रम बताया हुआ था। तो सबसे लास्ट में कौन आते हैं तो याद रखिएगा, कौन आते हैं? डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं या पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन आते हैं? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि आपके स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे कि कौन थे जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत के यहाँ से जाते हैं, तो याद रखिएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वह भारत नहीं छोड़े थे। भारत आपका आजाद हो गया था 1947 में ही, लेकिन यह 1961 तक अपना पुर्तगाली अपना गोवा को कब्जा किए हुए थे। ऑपरेशन विजय होता है। ऑपरेशन विजय के तहत क्या होता है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया जाता है कि पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आपको बताना है कि डचों के द्वारा कौन कौन से जगह पे व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नागपट्टनम में, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, या सी कह रहा है कोचिन में, अहमदाबाद में, पटना में, या उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको इसका उत्तर करना है कि कहाँ पर इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इन सभी जगहों पे डचों ने क्या किया था? अपने व्यापारिक अड्डे की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये इनके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है आपसे कि निम्नलिखित पर विचार करिए, यानी कौन सा जो है कथन जो आपका सही है उस पर आइए विचार किया जाए। कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेज के भारत के देन थी। यानी आपको बताना है कि इन सारे चीजों में से कौन सा जो चीज था वो भारत में अंग्रेजों का देन है। ठीक है, अंग्रेजों का देन है, आपको इसका उत्तर करना है। ठीक है, आपको इसका उत्तर करना है। ठीक है, आपको इसका उत्तर करना है। केवल एक सही होगा, एक और दो सही होगा, दो और तीन होगा, या कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर मैं बात करूं आपसे तो शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था ऐसा। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में भी भूमि का विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो थी वो अंग्रेजों की देन नहीं थी, वह पुर्तगालियों की देन थी। किसकी थी? पुर्तगालियों की देन थी। आलू वगैरह जितना ये सब देखते हैं आप, सब किसका देन है? आपका आपका पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ठीक है, तो अकबर क्या करता था कि अकबर के समय में देखे तो छोटी बड़ी तोपें तैयार की जा सकती की गई थी। ठीक है, उपयोग की गई थी।
छोटी-मोटी तोपें जो थीं वो की गई थी, चलती-फिरती तोपें जिसे कहा जाता था। तो इनमें से कोई भी जितना योगदान देख रहे हैं यह अंग्रेज़ों का नहीं है। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। यानी आपको बताना है किसने यह टिप्पणी की थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह क्या है कि एक असंगति है, लेकिन इसकी व्यवस्था वह व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ असंगत है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीबी मैकाले। ये टीबी मैकाले साहब का यह कहना था। इनका पूरा नाम जो था वह लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था। यह क्या थे? इतिहासकार थे। ठीक है, और यह 1834 से लेके 1838 तक भारत के सुप्रीम काउंसिलर लॉ मेंबर में से भी एक रहे थे। ठीक है, लॉ मेंबर में से भी रहे थे। और इन्होंने ही क्या किया था कि कंपनी के अंतर्गत इतने भी घोटाला-वोटाला ये इतना देखे थे कि इन्होंने यहीं पर टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ असंगत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीबी मैकाले जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग का जो आज का सेशन का था ये यहीं पर अपना लास्ट अंतिम पड़ाव था। हम लोग ने पूरे के पूरे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन पे जितना भी एमसीक्यू आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया और उसको थोड़ा बहुत समझने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। ये एक हमारी शुरुआत है जो कि आपके आगने वाले एग्जामिनेशंस में क्या देगी आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। तो आप लोग सभी लोग इस सेशन को क्या करेंगे, सभी लोग को लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे अपने यार मित्र शाखा संबंधी तक। नेक्स्ट हम लोग डे 2 में हम लोग क्या करेंगे कि घटना चक्र सीरीज के क्रम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि हम लोगों ने भारतीय इतिहास के जो घटना चक्र का किताब है इसी को हम लोगों ने बेस बनाया हुआ है और इसी बेस पे इसके तमाम पीवाईक्यू जितने भी एग्जामिनेशंस में दिए हुए हैं ये तमाम पीवाईक्यू को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा और आप लोग अपने तैयारी को एक अच्छा मार्गदर्शित करें। इस वजह से द स्टडी 5 एग्जाम्स आप लोग के लिए सदैव तत्पर है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपके सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।